नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम समझेंगे कि जब भी आप कोई दावा या आवेदन कोर्ट में लगाते हैं तो उस आवेदन में या दावे में आपको कौन कौन सी बातें लिखना जरूरी है। अगर आप इन बातों को नहीं लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका वाद जो है, आपका दावा जो है वह कोर्ट नामंजूर कर सकती है, वो उसे लौटा सकती है। तो इसलिए आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना जरूरी है, अर्थात यह फैसला आपको करना जरूरी है कि आपका दावा पेश कहाँ होगा। ठीक है, अगर आपका दावा जो है वह आप अगर गलत न्यायालय में पेश कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो समय है वह बेवजह खराब होगा। तो सबसे पहली बात जो रहती है वह रहती है कि जिस न्यायालय में वाद पेश किया है उसका नाम आपको लिखना जरूरी है। अब न्यायालय का नाम आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक्सीडेंटल क्लेम है, ठीक है, कोई दावा जो है जो क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और वह एक्सीडेंट के लिए अपना क्लेम मांग रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह दावा कहां पेश करेगा? ठीक है, तो इसके लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जो देता है वहां पर आपका दावा पेश होगा। ठीक है, लेकिन अगर वह दावा जो है कोई व्यक्ति जो है छोटी कोर्ट में पेश कर देता है, अर्थात उससे निचली अदालत में पेश कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वह दावा वहां पर पेश नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका दावा जहां पेश होगा उस न्यायालय का आपको नाम लिखना जरूरी है। जैसे न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश महोदय, कनिष्ठ खंड या वरिष्ठ खंड, ठीक है, या जिला न्यायाधीश महोदय। तो इस तरीके से आपको उस न्यायालय का नाम जो है उसको न्यायालय का नाम संबोधित करते हुए उस न्यायालय का नाम लिखते हुए उस दावे को आपको पेश करना होगा। तो सबसे पहले अर्थात सबसे ऊपर न्यायालय का नाम उसमें आपको लिखना होगा, न्यायालय का पद आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, दूसरी बात जो रहती है, दूसरा पॉइंट जो है वह भी काफी महत्वपूर्ण है, वादी का नाम, ठीक है, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय और उसका पता। आप जिस भी व्यक्ति की तरफ से दावा पेश कर रहे हैं, अर्थात आप जो दावा पेश कर रहे हैं, तो उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी उम्र, आपका व्यवसाय और आपका एड्रेस जो है वह उसमें स्पष्ट लिखना चाहिए। अगर एक व्यक्ति दावा पेश कर रहा है तो एक का संपूर्ण पता आपको लिखना पड़ेगा। दो व्यक्ति पेश कर रहे हैं तो उनके सभी के आपको दावे में नाम, पिता का नाम या पति का नाम, व्यवसाय, उम्र और उसका पता जो है आपको लिखना पड़ेगा। जितने भी लोग उसमें दावा पेश कर रहे हैं सभी के बारे में ये जानकारी आपको उसमें लिखना जरूरी है। ठीक है, तीसरी चीज जो है वो होती है प्रतिवादी का नाम, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय और पता। जैसा कि आपने वादी का लिखा है इसी तरीके से आपको प्रतिवादी का भी पूरा उसमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। अगर वो महिला है तो उसके पिता या पति का नाम लिखना पड़ेगा, पुरुष है तो उसके पिता का नाम लिखना पड़ेगा, उसकी उम्र लिखनी पड़ेगी, उसका व्यवसाय लिखना पड़ेगा, उसका पता लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक से अधिक अगर प्रतिवादी है तो सभी का आपको अलग अलग एड्रेस उसमें लिखना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप दावा पेश करेंगे तो उस संबंधित व्यक्ति को नोटिस किस पते पर जाएगा, इसलिए आपको उसमें प्रतिवादी का पता उसमें और उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, उसका व्यवसाय, उसकी जाति, ये सब कुछ लिखना आपको उसमें जरूरी है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें एक तो लिखा हुआ नाबालिग या विकृतचित। नाबालिग से मतलब होता है कि जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम है, ठीक है, या विकृतचित। विकृतचित से मतलब है कि वह 18 वर्ष से कम है या 18 वर्ष से अधिक है। ठीक है, लेकिन अगर वह दिमागी रूप से अगर पागल है या मतलब वो उसका जो दिमाग है वह सोचने समझने की क्षमता उसके पास में नहीं है तो उसको विकृतचित कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? वाद मित्र बनाना है। तो वाद मित्र किसका बना सकते हैं आप? अगर आप दावा पेश कर रहे हैं, ठीक है, अगर वादी है और वादी जो है वह नाबालिग है अर्थात अवयस्क है, 18 वर्ष से कम उम्र है उसकी, ठीक है, या वादी जो है वो विकृतचित है, उसका जो दिमाग जो है वो सही से काम नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको वाद मित्र बनाना पड़ेगा। वाद मित्र का मतलब होता है कि उसकी ओर से कौन दावा पेश कर रहा है। जैसे नाबालिग व्यक्ति है तो उसकी माता भी पेश कर सकती है, उसके पिता भी पेश कर सकते हैं। माता पिता नहीं है तो उसके बड़े भाई है, ठीक है, उसके दादा दादी है, जो भी व्यक्ति है वे जो है नाबालिग की तरफ से दावा पेश कर सकते हैं। इसी तरीके से विकृतचित के लिए भी यही कंडीशन लागू होगी। ठीक है, अगर आपने दावा पेश किया है और उसमें अगर कोई व्यक्ति जो है वो प्रतिवादी है, ठीक है, और प्रतिवादी की वहां पर ऐसी स्थिति निर्मित होती है, नाबालिग या वह विकृतचित है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसका भी अज्ञान पालक संरक्षक तरफे जो भी उसका पिता है या उसकी माता है या उसका बड़ा भाई है या उसका नाना है या उसका दादा है, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका भी एक क्रम है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस क्रम में आपको बनाना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिवादी के लिए भी यही स्थिति लागू होगी, उसमें वाद मित्र आपको बनाना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, दावे का शीर्षक या सहायता। ठीक है, आपने दावा क्या पेश किया है, ठीक है, ये सब कुछ लिख देंगे आप, न्यायालय का नाम लिख देंगे, वादी प्रतिवादी लिख देंगे, उसके बाद में उसका जो है वाद मित्र वगैरह आप बना देंगे। उसके बाद में आपको जो लिखना है वो दावे का शीर्षक या
सहायता लिखना है। ठीक है, दावे का शीर्षक क्या होता है कि आप क्या सहायता चाहते हैं उसमें, तो आपको उसका टाइटल लिखना है कि जैसे वाद स्वत्व घोषणा या स्थायी निषेधाज्ञा या विभाजन के लिए या कब्जा प्राप्ति के लिए, ठीक है, या निष्कासन के लिए, अर्थात किसी को वहां से किराए का मकान है तो उसको वहां से हटाने के लिए, ठीक है, वो खाली नहीं कर रहा मकान तो उसको हटाने के लिए, निष्कासन के लिए। तो इस तरीके से आपको वाद वास्ते जो भी आपकी सहायता है उसका आपको शीर्षक वहां पर लिखना है। इसके बाद में आप जो लिखेंगे वादीगण या प्रतिवादीगण, अगर परिवार के हैं तो संबंध। ठीक है, अगर आपने जो दावा पेश किया है और उस दावे में वादीगण या प्रतिवादीगण जो है या वादी और प्रतिवादी जो है एक ही परिवार के, तो उनका आपको आपस में संबंध बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे आप कि जैसे मान लेते हैं कि ये ए जो है ये वादी है और बी जो है ये प्रतिवादी है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि ए और बी जो है ये दोनों सगे भाई है और इनके पिता का नाम ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसमें संबंध बताना जरूरी है। और अगर ऐसे आप लिखते हैं कि जैसे वादी लोग जो है उसमें 4 वादी लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, ये 5 वादी हो गए उसमें। ठीक है, तो 5 वादी जो है ये अगर आपस में भाई है तो आपको ऐसा लिखना है कि ये वादीगण जो है आपस में सगे भाई है। ठीक है, इस तरीके से आपको उसमें वादीगण या प्रतिवादीगण जो है वो परिवार के तो उनका संबंध आपको बताना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, वंश वृक्ष जरूर बनाएं। अगर परिवार का दावा है, परिवार से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसमें आपको वंश वृक्ष जरूर बनाना चाहिए। वंश वृक्ष बनाने से क्या होगा कि न्यायालय को जल्दी समझ में आएगा। वंश वृक्ष कैसे बनाएंगे आप कि जैसे मान लेते हैं कि ए जो है, ठीक है, ये ए जो है ये मूल पुरुष था और इसके पुत्र जो है बी है, सी है, पुत्री जो है वो डी है, इसकी ए की विधवा जो है वो ई है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे कि ये मूल पुरुष है, ठीक है, ये मूल पुरुष है, ये पुत्र है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये विधवा है इसकी, तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो न्यायालय को जल्दी समझ में आएगा। तो उसमें आपको वंश वृक्ष जरूर बनाना चाहिए। ठीक है, अगला जो है वादग्रस्त संपत्ति का वर्णन स्पष्ट करें। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिस संपत्ति के संबंध में आप दावा लगा रहे हैं उस संपत्ति का स्पष्ट वर्णन आपको करना चाहिए कि संपत्ति कहां पर है, संपत्ति का खसरा नंबर क्या है। ठीक है, अगर कोई प्लाट है तो उसकी चतुर्सीमा क्या है। ठीक है, इस तरीके से संपत्ति कहां से प्राप्त हुई है, किस तरीके से आई आपके पास में, या उसके संबंध में आप क्यों दावा लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वादग्रस्त संपत्ति जो उसका स्पष्ट वर्णन आपको करना चाहिए। अब इसके बाद में जो बात शुरू होती है कि विवाद कब और कैसे शुरू हुआ, इस बात को आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि ये बात अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको दावा लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि संपत्ति तो है लेकिन उसमें विवाद क्या है और कब शुरू हुआ, तो इस चीज को आपको जरूर लिखना चाहिए कि जैसे आपकी जो संपत्ति है उसमें से अगर किसी व्यक्ति ने शामिल संपत्ति है उसमें से किसी व्यक्ति ने संपत्ति बेच दी तो वहां से आपको स्टोरी शुरू करना है कि ये हमारी संपत्ति थी, संपत्ति का वर्णन कर दिया, उसके बाद में इस तरीके से इस व्यक्ति ने इसमें से बेची, फिर ये हुआ, उसके बाद में इस तरीके से हमें दावा लगाना जरूरी हुआ। विवाद कब और कैसे शुरू हुआ ये भी आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में आपको उसमें लिखना जरूरी है कि वादी क्या सहायता चाहता है। ठीक है, अब आपने ये तो लिख दिया उसमें कि ये इस तरीके से हमारी संपत्ति थी, उसमें से इस व्यक्ति ने ये बेच दी या ये व्यक्ति जो इस पर कब्जा करना चाहता है, ये सब कुछ है, लेकिन आप क्या चाहते हो उस दावे में, ये सहायता आपको उसमें लिखनी जरूरी है कि इस व्यक्ति ने इसमें से इतनी जमीन बेच दी, इसलिए मैं अपना हिस्सा इसमें से विभाजन के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से आप उसमें सहायता जरूर लिखें। ठीक है, उसके बाद में वे तथ्य जिससे वाद कारण कब और कैसे उत्पन्न हुआ, ये और ये पेरा जो है ये काफी संबंधित पेरा है। ठीक है, ये संबंधित पेरा है कि यहां पर आप अगर ये स्टोरी नहीं लिखेंगे तो आप उसका वाद कारण नहीं लिख पाएंगे कि आपको कब दावा पेश करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो आपको उसमें ये लिखना जरूरी है कि जब भी कोई वाद कारण उत्पन्न होता है तो उस वाद कारण से इतने इतने दिन के भीतर आपको दावा पेश करना जरूरी रहता है। इसलिए आपको यहाँ पर दिनांक, माह और उसका वर्ष जो है वह यहाँ पर आपको स्पष्ट लिखना चाहिए, जो कि यहाँ से आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये जो विवाद है इस विवाद से ही वाद कारण उत्पन्न हुआ कि इस कारण से मुझे दावा पेश करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, ये बात जो है आपको वाद कारण में लिखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में जो है एक और महत्वपूर्ण बात है, 12वां पॉइंट है न्यायालय की अधिकारिता। न्यायालय की अधिकारिता से मतलब है, जैसे मैंने पहले बताया था, पहले पॉइंट में बताया था कि अगर आपका जो दावा है वो आपने अगर गलत जगह पेश कर दिया, ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें न्यायालय की अधिकारिता बतानी है। न्यायालय की अधिकारिता कैसे बतानी कि ये संपत्ति जो है इस गांव में स्थित है या इस शहर में स्थित है और यह शहर जो है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए ये दावा जो है माननीय न्यायालय को सुनवाई क्षेत्राधिकार है। ठीक है, उसके बाद में उसका जो वैल्यूएशन करेंगे आप, उसके संबंध में भी इसमें आपको न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि अगर आपने जो वैल्यूएशन किया, जो वाद जो है, जो दावा जो है, उस दावे का जो मूल्यांकन आपने किया और उस दावे का मूल्यांकन अगर आपने अधिक कर दिया है और आपने कनिष्ठ न्यायालय में अगर पेश कर दिया तो ऐसी स्थिति में आपका जो दावा वह नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको अधिकारिता में भी बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है यह भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट में यह दिया हुआ है कि शासन आवश्यक पक्षकार है या औपचारिक पक्षकार है। देखिए दोनों चीज जो है ये काफी महत्वपूर्ण है।
अगर आपने कोई सहायता जो है वो शासन के खिलाफ मांगी है, अर्थात सरकार के खिलाफ अगर उस दावे में आप कोई सहायता चाहते हैं, आपने जैसे तहसीलदार है, ग्राम पंचायत है, ठीक है, एसडीओ है, कलेक्टर है, इन लोगों के खिलाफ अगर कोई दावा आपने लगाया है और शासन के खिलाफ अगर आप कोई सहायता चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि शासन को पहले धारा 80 सीपीसी का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, धारा 80 सीपीसी का आपको नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप उसमें सहायता मांग सकते हैं सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो ये बात आपको जरूर लिखना है उसमें दावे में कि आपने शासन को आवश्यक पक्षकार बनाया है या औपचारिक पक्षकार बनाया है। अगर आप शासन के खिलाफ सहायता चाहते हैं तो आपको उसको आवश्यक पक्षकार बनाना पड़ेगा, और अगर आप शासन के खिलाफ किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भूमि का विवाद है, कृषि भूमि का विवाद है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसको शासन को जो है औपचारिक पक्षकार बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप दावे में जरूर लिखें कि आपने शासन को आवश्यक पक्षकार बनाया है या औपचारिक पक्षकार बनाया है। ठीक है, इसके बाद 14वां पॉइंट है, ये है वाद का सहायता अनुसार मूल्यांकन और न्याय शुल्क। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप जो सहायता चाहते हैं, ठीक है, जैसे बंटवारे के लिए सहायता चाहते हैं तो बंटवारे के लिए उसका मूल्यांकन क्या होगा, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए आप सहायता चाहते हैं तो उसके लिए मूल्यांकन क्या होगा, आप जो है किसी व्यक्ति को हटाने के लिए, कब्जा वहां से हटाने के लिए अगर सहायता चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका मूल्यांकन क्या होगा। तो जो मूल्यांकन है वो आपको उसमें लिखना जरूरी है दावे में कि मैं ये सहायता चाहता हूं इसलिए इसका मूल्यांकन ये कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में मैं अलग से आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है उसमें आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद में इसी पॉइंट में है न्याय शुल्क। ठीक है, न्याय शुल्क का मतलब होता है कि आपने मूल्यांकन किया कि जैसे हम बंटवारे के लिए इतना इसका सहायता का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन उस सहायता पर आपको कितना न्याय शुल्क अदा करना है, अर्थात स्टाम्प ड्यूटी कितनी भरनी है। तो इस तरीके से आपको जो है उसका न्याय शुल्क और मूल्यांकन जो है उस दावे में लिखना जरूरी है और स्पष्ट लिखना जरूरी है। इसके बाद में सहायता कौन कौन सी है, ठीक है, अर्थात आपने पूरा दावा लिख दिया लेकिन उस दावे में आप क्या क्या सहायता चाहते हैं, ठीक है, वह अंत में आपको लिखना है कि ये व्यक्ति इस तरीके से मेरी जमीन पर कब्जा कर रहा है तो इसको यहाँ से बेदखल किया जाए या इसको कब्जा करने से रोका जाए, अगर कब्जा कर लिया तो इसको यहाँ से बेदखल किया जाए। ठीक है, इसमें से मेरी इस व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, इसलिए इसमें विभाजन के माध्यम से मेरी प्रॉपर्टी जो मुझे प्रदान की जाए और जो जितनी इसकी बची है वो इसको दी जाए। तो इस तरीके से आपको सहायता जो है वो आखिरी में लिखना जरूरी है। इसके बाद में आपको सत्यापन और स्थान लिखना जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपने जो दावा लिखा है, ठीक है, और दावा लिखकर आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं तो उस दावे का सत्यापन होना जरूरी है। सत्यापन से मतलब होता है कि इस दावे में लिखी हुई बातें सभी सही और सत्य है, ठीक है, और कानूनी बातें जो है वह अभिभाषक महोदय से भली भांति समझने के बाद में इसको लिखवाया गया है। इस प्रकार से आपको उसका सत्यापन करना जरूरी है क्योंकि ये सारी बातें जो है ये कानून में लिखी हुई है कि इस तरीके से आपको दावे में बातें लिखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अंकों और शब्दों में। ठीक है, अगर आप कोई सिविल सूट पेश कर रहे हैं तो सिविल सूट पेश करेंगे तो उसमें आपने जहां पर अंक लिखे हैं वहां पर आपको शब्दों में भी लिखना जरूरी है। इसके संबंध में कानून में प्रावधान दिए गए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने लिखा 5, ठीक है, 5 लिखा तो यहाँ पर आपको ऐसे 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये अंकों में और ये शब्दों में। तो जहां पर आप अंक लिख रहे हैं वहां पर आपको शब्दों में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना दावा जो है अगर इस तरीके से तैयार करते हैं और आप कोर्ट में पेश करते हैं तो उस दावे को नामंजूर करने अर्थात उसको वापस लौटाए जाने की संभावना जो है वह बहुत कम हो जाती है। तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।